ठीक है। कल थोड़ा सा समझाया था ना आपको कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एक एंशिएंट और एक मेडिवल, है ना, और एक मॉडर्न। ये समझाया था। एक समझाया था हिस्ट्री का पार्ट प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड था। जो हिस्टोरिक पीरियड था वो 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड था। ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया है ना, क्योंकि सारा हाँ 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 वो अभी छोड़ रहा हूं मैं। इस तरह से डिवाइड हुआ है, एक तो एंशिएंट का पोर्शन है, एक मेडिवल का है और एक मॉडर्न का है। 3 पोर्शन है इसमें। इसी को आगे आपको कंटिन्यू करना है। क्लियर हो रहा है? इसको अभी समझाना है कि एंशिएंट में क्या पढ़ना है आपको, मेडिवल में क्या पढ़ना है आपको और मॉडर्न में क्या पढ़ना है। क्लियर है? इतना पढ़ना है आपको। और इसी को ब्रीफली एक बार समझाना है ताकि जब कुछ पढ़ाया जाए तो आप समझ पाए, इंटरलिंक कर पाए कि कहां से पढ़ाया जा रहा है। बट इससे पहले कुछ और बात डिस्कस करनी है। अगर कोई सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके कोई ना कोई फाउंडर होते हैं, कोई ना कोई फादर होते हैं, राइट? जैसे साइंस के फादर हैं, ज्योग्राफी के फादर हैं, ठीक उसी तरह से हिस्ट्री के भी फादर हैं अपने, राइट? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के जनक कौन है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? कुछ आइडिया है? अगर आपसे सवाल सिंपल पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है। दोनों सवाल अपने आप में है, क्योंकि जो हिस्ट्री वर्ड है ये सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। अगर आपके देश का इतिहास है तो क्या चीन के देश, चीन का जो देश है, चीन जो देश है उसका अपना इतिहास नहीं है क्या? उसका भी अपना हिस्ट्री है। फ्रांस का भी अपना हिस्ट्री है, पाकिस्तान का भी अपना हिस्ट्री है, नहीं है? ठीक उसी तरह से इस बात को समझना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है और फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को अपना सिलेबस पढ़ना है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री का फादर कौन है इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, राइट? देखो, जब आप पढ़ेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है तो उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। नाम सुना है कभी आपने इसका? नाम सुना? हेरोडोटस कौन था ये? हेरोडोटस तुम सुनी हो कभी? हाँ, हेरोडोटस जो है ये ग्रीस का पर्सन है। हेरोडोटस कहां के रहने वाले हैं? ग्रीस के रहने वाले हैं, जिसे हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूनान के नाम से जानते हैं। चाहे उसे ग्रीक कहें, चाहे ग्रीस कहें या यूनान कहें, बात सेम होती है। हेरोडोटस, इसे हम लोग दुनिया का फर्स्ट हिस्टोरियन भी कहते हैं। किसे? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को दुनिया का फर्स्ट हिस्टोरियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके पीछे की वजह है। जैसे हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक क्यों कहा गया? पहला तो सवाल ये, हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक क्यों कहा गया? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि किसने कहा? जैसे मान लो तुम बहुत अच्छा गाना गा लेती हो, तुम्हारी जो वॉइस है वो लता मंगेशकर की तरह है, तो क्या तुम खुद को बोल सकते हो कि मैं लता मंगेशकर सेकंड? नहीं बोल सकते। या तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो क्रिकेट में, तो क्या तुम अपने आप को बोल सकते हो क्या कि मैं विराट कोहली सेकंड? नहीं बोल सकते। किसी के द्वारा टाइटल्स दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते खुद से। लिए जाते हैं क्या? अगर मान लो आप अच्छा गाना गा लेते हैं, लता मंगेशकर सेकंड बोल रहे हैं, तो सारे लोग मजे लेंगे तुम्हारे, क्या बकवास बात है। अगर प्रधानमंत्री मोदी आकर के बोल दें कि नहीं तुम सच में लता मंगेशकर की तरह गाती हो, तुम्हें लता मंगेशकर सेकंड होना चाहिए, तो पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि एक ब्रांड व्यक्ति इस बात को बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह से हेरोडोटस के बारे में 2 सवाल, कि एक तो वजह क्या है कि इसको क्यों कहा गया, इसने हिस्ट्री के क्षेत्र में ऐसे क्या काम किए, ऐसा क्या काम किया इसने जिसकी वजह से इसे फादर ऑफ हिस्ट्री बोलना पड़ा, और जिसने बोला वो है कौन, क्योंकि इसने खुद को ये टाइटल दिया नहीं होगा, राइट? हेरोडोटस जो है वो 500 बीसी के आसपास का आदमी है, 500 बीसी, तो समथिंग आज से कितने 100 साल पहले, 2500 ईयर्स, है ना? तो हेरोडोटस कहां का है? ग्रीस का है।
आज से लगभग 2500 साल पहले का व्यक्ति है ना। क्यों कहा गया? तो इसके पीछे की वजह है, इसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है हिस्टोरिका। इसने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में इसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वर्ड को ना सिर्फ यूज किया बल्कि डिफाइन भी किया कि हिस्ट्री होती क्या है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि ये दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने अपनी बुक हिस्टोरिका में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वर्ड को यूज भी किया है और साथ में डिफाइन करके ये बताया है कि इतिहास होता क्या है। ऐसा करने वाला हेरोडोटस दुनिया का पहला व्यक्ति है। क्लियर हुआ? इसकी इस किताब को जिस व्यक्ति ने पहली बार पढ़ा वो एक रोमन फिलोसफर है। रोमन समझते हैं आप लोग? रोम समझते हैं? रोम जिसे हम लोग इटली कहते हैं, यानी कि जो रोम है जिसे इटली कहते हैं आप लोग। हाँ सर नमस्कार, बताएं सर। नहीं कॉलेज में तो नहीं हूँ, काकादेव में हूँ सर। हाँ 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 आज उठा दिया जाएगा। लगभग आप हाँ हम उसमें ज्यादा सुटेबल रहेंगे क्योंकि हम भी फ्री रहेंगे उस टाइम। हाँ 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 कॉलेज जाना होता है ना, वही 11 बजे। हाँ क्यों नहीं आ जाएगा। हाँ 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 ठीक ठीक, कॉल करता हूँ सर आपको। हम लोग रहेंगे ना साथ में। हम्म। ओह ना ना फोन पे नहीं आया उसका। ओह ठीक। चाहे हम लोग इसे रोमन एम्पायर कहें, चाहे रोम कहें, या इसे हम लोग इटली कहें, प्रेजेंट टाइम में बातें सेम है। वहां के एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है सिसरो। क्या नाम है? सिसरो। एक रोमन फिलोसोफर है जिसका नाम है सिसरो। सिसरो दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने इसकी किताब हिस्टोरिका को फर्स्ट टाइम पढ़ा। पढ़ने के दौरान उसे पता चला कि हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वर्ड को सिर्फ यूज ही नहीं किया है बल्कि उसे डिफाइन करने का भी काम किया है। इस वजह से सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। बात समझ में आ रही है? काम क्या था कि हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वर्ड को यूज किया था और बताया था इतिहास होता क्या है। ठीक है? और इस चीज को, यानी कि इसकी किताब में ये बात लिखी गई है, इसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सिसरो। उसने पढ़ा और अच्छे से समझा। इस वजह से सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को ये टाइटल दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री का। समझ में आया इतना? यानी कि अब क्लियर है ना कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? कौन है? हेरोडोटस। किसने कहा? क्यों कहा? क्योंकि उसने हिस्ट्री वर्ड को यूज किया था और डिफाइन किया था साथ में। क्लियर हुआ इतना? इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग हो रहा है। यानी कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट के बीच में के बिटवीन जो डायलॉग्स होते हैं और उन डायलॉग्स के माध्यम से जब फ्यूचर क्रिएट किया जाता है तो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं या हिस्ट्री कहते हैं। जैसे तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा है, राइट? तुम्हारा प्रेजेंट अभी चल रहा है ना? क्या तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे पास्ट से कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करता है? नहीं करता है। सपोज करो इसने कुछ गलतियां की और गलतियां करने की वजह से इसकी मम्मी ने धर के कूट दिया इसको, है ना? इसको कूटा गया ढंग से तो ये कूटी गई। अगले दिन फिर से वही गलती रिपीट करेंगे ये? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको अपना पास्ट याद आ रहा है। क्योंकि इनको पास्ट याद आ रहा है। कल इन्होंने गलती की तो कल कूटी गई थी। अब आज गलती नहीं कर रही है, उस गलती को रिपीट रिपीट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इनको अपना पास्ट याद है। हाँ तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जैसे पाकिस्तान ने कई सारी गलतियां रिपीट की। 1947, 1964 गलतियां रिपीट हुई, 1971 रिपीट हुई, 1999 रिपीट हुई, मारे गए। आज भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं ना? तो जब आदमी अपनी गलतियों को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, जब आदमी अपने पास्ट से कुछ सीखता नहीं है, वो मारा जाता है।
समझ में आ रहा है ना? तो हम प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जब कंटिन्यूअस डायलॉग करते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट से डायलॉग करता है, बातचीत करता है, सीखता है, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक फ्यूचर बनेगा नहीं। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इतिहास ये काम करता है। इतिहास साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? साइंस आपको जीने की गारंटी नहीं देता है, बट इतिहास यानी कि हिस्ट्री आपको जीने की गारंटी देता है। कैसे? सपोज करो, इतिहास को पढ़ने का फायदा क्या है? गवर्नमेंट हमारी क्यों पढ़ाना चाह रही है हमको हिस्ट्री? इतना लेंदी सिलेबस है इसका, हमें क्यों पढ़ाना है बिंबिसार बिंदुसार को, अशोक को? अशोक ने जो किया किया, बिंबिसार ने जो किया किया, हमें गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं? नहीं, हमें पास्ट से सीखना है। और इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन्हें अपनी कल्चर और सिविलाइजेशन पता होनी चाहिए। और दुनिया का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री जिसके माध्यम से सिर्फ आप कल्चर और सिविलाइजेशन समझ सकते हैं। दुनिया का और कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपका सिविलाइजेशन और आपका कल्चर बता सके। साइंस बताएगा कि आपका कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है? नहीं बताएगा। यानी कि हम पास्ट में हमारा जो टाइम था वो कितना प्राइड करने वाला है, ये बताने वाला कौन है? हिस्ट्री है, राइट? जैसे हिस्ट्री पढ़ने के क्या फायदे हैं? पहला, कि हमें अपनी सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चलता है। पहला कंडीशन, जिस पर हम प्राइड कर सकें, दुनिया को बता सकें कि हम ऐसे नहीं थे, ऐसे थे। पहला कंडीशन। यानी कि इतिहास पढ़ने के फायदे पहले पर, इसके दो तीन पहलू हैं, दो तीन सेगमेंट के आधार पर समझ सकते हैं हम लोग इस बात को। जैसे पहले समझो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, कि हमें इतिहास पढ़ करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में क्या शिक्षा मिलती है, इतिहास को सीखने से क्या पता चल जाएगा। सपोज करो, तुम्हारा नाम क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष, हाँ। सपोज करो उत्कर्ष, 2 साल पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की थी, है ना? सपोज करना, हो ना हो हमें नहीं पता, है ना? 2 साल पहले तुम्हारे जीवन में कोई लड़की थी, उसने किसी आधार पर तुम्हारे साथ चीट किया और चीट करके तुम्हारे साथ निकल गई। नहीं, काट के नहीं, ये बहुत तुमने जन साधारण वाला शब्द यूज कर लिया। उसने तुमको चीट किया, सिंपल, राइट? अब वो चली गई और तुम साल भर एकदम लैला मजनू की तरह घूमे, है ना, अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे। अब फिर से उसी की कैटेगरी की कोई एक और लड़की तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश पाना चाह रही है, तो क्या करोगे तुम? लड़के वैसे भी दिल फेक आदमी होते, तुरंत जगह देते, आइए जगह खाली है, रिक्रूटमेंट तुरंत करते हैं। इतिहास बता रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इतिहास ये बताता है कि एक बार अगर आपको किसी ने चीट कर लिया तो दोबारा नाक रगड़ के रह जाए, दोबारा उसके ऊपर यकीन मत करना। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ। तो सिंपल समझ में आया? इतिहास हमें इस बात को समझा रहा है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए क्या? मतलब यकीन नहीं करना चाहिए कोई। हाँ। दूसरा, हमें गवर्नमेंट क्यों पढ़ाना चाह रही है? जब तक हम एज ए सिटीजन होते हैं, एक स्वतंत्र नागरिक होते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, तब तक हमारे पास फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं? हमारे पास फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा होते हैं जब तक हम इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट ज्यादा है, राइट? जब आप गवर्नमेंट के इंप्लॉय हो जाते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। यानी कि जितना हमारे पास फंडामेंटल राइट है उतना एक आईएएस के पास फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं धरना दे सकता हूं, हड़ताल पर बैठ सकता हूं, है ना, मैं बोल सकता हूं, मीडिया को कवर कर सकता हूं, वो नहीं कर सकते, उनके पास राइट नहीं है। क्लियर हुआ? एक, ऐसा क्यों? उनके फंडामेंटल राइट क्यों सीमित कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से? इसके पीछे की वजह देखो, और साथ में उनको इतना पढ़ाया क्यों जाता है? और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपको बनना है तो आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन नहीं सकते। आप कुछ भी बनना चाहो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं तो बिना इतिहास पढ़े आप नहीं बन सकते। ब्रीफली नॉलेज ही चाहिए, लेकिन चाहिए आपको, क्योंकि इतिहास आपको आपकी कल्चर और सिविलाइजेशन बताना चाह रहा है।
गवर्नमेंट कतई नहीं चाहती आपसे कि बिंबिसार और बिंदुसार कौन है ये पढ़ के जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही वो ये चाहती है कि इतिहास के माध्यम से आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझ के जाएं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, जैसे मैं कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे लेट सुषमा स्वराज, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नाम सुना है लोगों का आपने? इनके ड्रेसिंग सेंस को आप लोग देखा कभी? साड़ी पहनते, साड़ी प्रेजेंट की जो वर्तमान समाज में, अपने गांव में, अपनी सोसाइटीज में जो सो कॉल्ड भाभीज हैं जो अभी प्रेजेंट में आई हैं, उनकी तरह साड़ी बांधती हैं क्या? नहीं, सिंपल बताओ, जो अपने यहाँ की भाभी टाइप की महिलाएं हैं, जो अभी हाल हाल में शादी हुई, उनकी जो रिसेंटली शादी करके आई, वो घूंघट थोड़े में करती हैं? घूंघट करती है क्या राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? अभी की यहाँ की बताओ। मैं बता रहा हूं ना, उनके साड़ी यहां से इतने तक पेट ओपन होता है ना, इतना हिस्सा ओपन रहता है, और अजीब तरीके का उनका ड्रेसिंग स्टाइल होता है। सपोज करो यही साड़ी का स्टाइल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और लेट सुषमा स्वराज भी बांध के जाएं फॉरेन डेलीगेट्स के सामने, क्या सच में ये इंडियन कल्चर है क्या? वो जब वहां फॉरेन डेलीगेट्स के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, तब वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं थी, बल्कि भारत की प्रेसिडेंट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही थी। और भारत के प्रेसिडेंट अपनी कल्चर और अपनी सिविलाइजेशन को भूल जाएं, तो बहुत गलत बात है। नहीं गलत बात है, उनको 2 मिनट नहीं लगेगा ये समझाने में दुनिया को कि देखो ये इंडियन कल्चर है। तो क्या वो सच में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को रिप्रेजेंट कर रही थी या इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी? इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। मान लो फॉरेन डेलीगेट्स तुम्हारे सामने आया, उसने किसी मुद्दे पर आपकी उससे डिबेट हो गई, आपको अपनी कल्चर और अपनी सिविलाइजेशन नहीं पता है, तो वो उधर जाकर के क्या बोलेगा? ना उनको कुछ नहीं आता है, सांप सपेरे वाले देश का, सही कहा गया इनको। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अपनी हिस्ट्री की हो, ताकि आप अपनी कल्चर और सिविलाइजेशन को समझ सकें कि तुम्हारी कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है। और हमारे यहाँ के जो लोग वहां पर जाते हैं, तो ज्यादातर वो लोग हैंडशेक करते हैं या हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं या हग करते हैं? हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, ये हमारा कल्चर है। हाँ, ये हमारा कल्चर है। अदर कंट्रीज के लोग हग करते हैं या हैंडशेक करते हैं, बट हम लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम से। ये हमारा कल्चर है, ऐसा ही ज्यादातर होता है। और जो लोग नहीं जानते, मॉडर्निटी के चक्कर में हग करते हैं, इधर वाले पे किस करेंगे, इधर वाले पे किस करेंगे, नहीं करते। समझ आ रहा है ना? सबके कल्चर अलग अलग है। जैसे तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे घर में क्या है, तुम अपने मम्मी पापा के क्या करते हो? पैर छूते हो। अरे तुम नहीं, ये तुम छूते हो कि नहीं छूते हो? तुम भी छूती हो? अरे अरे छोड़ो, छूना चाहिए या नहीं ये पहले बताओ। छूना चाहिए, सिंपल बात है ना, क्योंकि हम अपने अपने पेरेंट को समझाना चाह रहे हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें, ये एक तरीका है। लेकिन इस्लामिक कल्चर भी यही है क्या? हर हर रिलीजन का कल्चर अलग अलग है ना? तो इस्लामिक कल्चर में क्या है, वो लोग कैसे अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं? वो कैसे बताते हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं? वो हाथ को चूमते हैं। देखा है तुमने? हाँ, हम पैर छूते हैं और वो हाथ को चूमते हैं, ये उनका कल्चर है। अरे वो दूसरा अभिवादन का तरीका, जैसे तुम प्रणाम करती हो, उनका अभिवादन का तरीका ये है ना, वो अभिवादन करते हैं। बट रिस्पेक्ट देते टाइम हम लोग पैर छूते हैं और वो लोग हाथ को चूमते हैं। सबका कल्चर अलग अलग है, सबकी सिविलाइजेशन अलग अलग है, यही समझना है आपको। तुम्हारा है हाँ, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब फारस में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, पूरा का पूरा सजदा करना पड़ता है, पायबोस करना पड़ता है। सजदा क्या होता है? लेट करके एकदम दंडवत। समझ आ गया? उसे सजदा करना कहते हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट बस इतना चाहती है कि आप अपनी हिस्ट्री के माध्यम से सिर्फ अपनी कल्चर और सिविलाइजेशन को समझ सकें। सिंपल बात, क्लियर हुआ इतना? है ना? इतिहास पढ़ने की ये जरूरत है। दूसरा, इतिहास ना जानने के भी कुछ कारण है और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे प्रैक्टिकल वाला, तुम्हारी जिंदगी में कोनो लड़की आना चाह रही है ना,
आना चाह रही है और तुम आने दे रहे हो बिना उसके ऊपर R&D किए, मतलब बिना उसके ऊपर रिसर्च किए। एटलीस्ट उसके लाइफ का पास्ट का 2 साल तो रिसर्च करो। क्यों 2 साल क्या थी, कहां थी, क्या कर रही थी, अगर किसी के साथ इंगेज थी तो क्यों हटी, अभी क्या है। ये नहीं, मेरी बात सुनिए, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपके साथ चीट होने वाला है, तो क्या उस लड़की की गलती है, तुम्हारी गलती है? गलती किसकी है? तुम्हारी है, क्योंकि तुमने रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर। क्योंकि जब दो लोग आपस में डेट करते हैं ना, तो दुनिया के सबसे सिविलाइज्ड और कल्चर व्यक्ति होते हैं वो दोनों, और सबसे ऑनेस्ट चेहरा दिखाते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छी लड़की, मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का। नॉर्मल ऐसे होता है, नहीं होता है। अपने आप को आदमी सिविलाइज दिखाने की कोशिश करता है, सारे अवगुण, सारे दोष छुपा ले जाता है। फर्स्ट मीटिंग में क्या बताएंगे आप अपने बारे में? अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो क्वालिटीज होंगी आपकी वही बताएंगे, बुराई थोड़ी बताएंगे। इसके पीछे की रिसर्च ये है कि आप किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एंटर कराने से पहले उसके साथ प्रोफेशनल होइए, उसके बाद इमोशनल होइए। सबसे पहला रिलेशन किसका बनना चाहिए? प्रोफेशनल का। किसी प्रोफेशनल रिलेशन को इमोशनल कब बनाना है? ये रिसर्च के बाद होना चाहिए, ये फीलिंग्स के बाद होना चाहिए। नहीं तो इमोशनल होने के बाद आदमी सुसाइड करता है, फिर मारा जाता है। और अगर वो मर रहा है, इसमें सारी गलती उस आदमी की है जो मरा है, चीट करने वाले को नहीं। क्योंकि गलती, लाइफ तुम्हारी थी, सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? तुम्हारी। लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं, तुम बेवकूफ थे, इसका मतलब स्टूपिड पर्सन। गलत कह रहा हूं मैं? ठीक उसी तरह से जब तुम IR पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, हर देश का अपना इतिहास होता है, और बिना इतिहास पढ़े तुम IR पढ़ लो, इम्पॉसिबल है। इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन तुम्हारे यहाँ IR है ना। IR तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक आप उस कंट्रीज के पास्ट यानी कि हिस्ट्री को ना जान जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कैसे हैं, ये 1947 से भारत के प्रत्येक नागरिक को पता है। नहीं पता है भाई? अगर हमें तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी मजबूतियां सारी पता हो, तो हमारे द्वारा तुम पर विजय प्राप्त करना कितना कठिन काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे पता हो कि तुम्हारी वीकनेस कहां है और तुम कहां पावर में हो, मुझे पता है दोनों बातें, तो तुम्हें हराने के लिए ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब भारत को चाइना की हिस्ट्री नहीं पता थी, चाइना की हिस्ट्री नहीं पता थी। भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के लोगों को, भारत के सिटीजन्स को चाइना के सिटीजन्स के प्रति इतना प्रोफेशनल तो कभी था ही रिलेशन नहीं, इमोशनली अटैच्ड कर दिया। भारत के जो नागरिक थे, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चीनी नागरिकों के साथ इमोशनली अटैच्ड कर दिया। यहां तक भारत के जो लोग थे वो हिंदी चीनी भाई भाई तो बोल ही रहे थे, यहां तक कि इंडियन सोल्जर्स भी हिंदी और चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। लग रहा था? लगा है। भारत की आर्मी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया है। ये क्या दिखा रहा है? दोस्ती से कहीं ज्यादा बड़ा रिश्ता हमारा आपके साथ में है। हम फ्रेंडशिप को छोड़ करके अब तुम्हारे साथ ब्रदरहुड में आ गए। यानी कि हमारे ऊपर दुनिया का कोई भी मुल्क आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है, बट चीन अटैक नहीं करेगा, इतना ज्यादा फेथ है हमारा उसके ऊपर। 1962 जब सुबह के 4 बजे हमारी आर्मी सो रही थी, तो चीनी आर्मी ने हमारी सोती हुई सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारी आर्मी को 1 घंटा लगा इस बात को समझने में कि पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया या चीन की आर्मी ने अटैक किया। क्यों? क्योंकि भारत की आर्मी को इतना विश्वास हो गया था, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था कि चीन अटैक कर ही नहीं सकता। फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? हम हार गए, बहुत बुरी तरह से हारे। अगर हमें चीन का इतिहास पता होता तो हमें पता चलता कि चाइना ने एज इट इज रिलेशन रशिया और जापानीज के साथ निभाया, उनके साथ भी ब्रदरहुड का स्लोगन दिया और उनके ऊपर भी आक्रमण किए, उनको भी पराजित किया, उनको भी डिफीट किया। तो क्या हम इमोशनली अटैच्ड होते? अगर हमें उसका ये इतिहास पता होता तो हम क्या रहते? प्रोफेशनल रहते। क्या रहते? प्रोफेशनल रहते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से कहते मर गए कि भाई साहब, नॉन वायलेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट आर्मी और हथियार होने चाहिए, होने चाहिए।
जवाहरलाल नेहरू कहे कि हमारे पड़ोसी मुल्क कौन है? चाइना। चाइना तो हमारा भाई है, उसके साथ लड़ने का क्या मतलब है? हथियार और आर्मी की जरूरत क्या है? जब 1962 हुआ, तुरंत इमीडिएट गूगल करके देखना तुम लोग अपने घर में जाकर के, जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाया वो आदमी। क्यों? क्योंकि चीन ने बहुत बड़ा धोखा दिया। जिस चीन को नेहरू अपना भाई बना रहे थे, उसी चीन ने तुम्हारे सीने पे आकर के वार किया है। सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए कौन? नेहरू, और डेथ कर गए। सरदार पटेल कहते मर गए थे कि नहीं, गलत है, चीन के ऊपर इतना ट्रस्ट ठीक बात नहीं, हमें हथियार और आर्मी सुसज्जित करनी चाहिए, रेडी मोड में रखना चाहिए हमें। लेकिन नेहरू उनकी बात को नहीं माने। नॉर्मल सेना और नॉर्मल हथियार कैसे लड़ोगे? दुनिया का एकमात्र मुल्क उस टाइम था इजराइल, जिसने हमें निस्तो नाबूद होने से बचाया। इजराइल ने अपनी आर्मी और अपनी हथियारों के माध्यम से 1962 1964 में हमारी हेल्प की है। समझ में आया? नहीं आ रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, अगर आज की चीज को समझना है, आज के आईआर के सिनेरियो को समझना है कि भारत और फ्रांस के बीच में क्या रिलेशंस हैं, भारत और अमेरिका के बीच में क्या रिलेशंस हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या रिलेशंस हैं, चाइना के बीच में क्या रिलेशंस हैं, श्रीलंका के बीच में हमारे क्या रिलेशंस हैं, इसको हमें अगर आपको समझना है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या रिलेशंस हैं, अगर इसको समझना है तो बिना आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझे आईआर नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट भी हुआ है, वर्ल्ड वार सेकंड भी हुआ है। तो वर्ल्ड वार में अलायंस पावर एंड एक्सिस पावर का मामला देखने को मिलता है। दुनिया दो पोल में डिवाइड हो गई है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में। एक साइड में, एक पोल में एक साइड में एक लोग, एक साइड में एक दूसरा ग्रुप, यानी कि अमेरिका, फ्रांस, है ना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन अलायंस पावर में है। जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज और इटली जैसी कंट्रीज एक्सिस पावर में। ये दोनों आपस में दुश्मन हुए कि नहीं, एनिमीज हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ते सुधर पाए? नहीं सुधर पाए। भारत और चीन के बीच क्या रिश्ते सुधर पाए? नहीं सुधर पाए। क्यों? क्योंकि आप जन्मजात हमारे शत्रु के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाला 50 साल लग जाए, चाहे 100 साल लग जाए, हमारे आपके रिलेशन ऐसे ही बने रहेंगे। क्योंकि अब भारत चीन का इतिहास और पाकिस्तान का इतिहास दोनों जानता है। अब तुम्हारे साथ वो प्रोफेशनल ही रहेगा, इमोशनल नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ जितने युद्ध हुए सारे हमने जीते, चाहे 1947 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे 99 का हो। चारों युद्ध हुए, चारों किसने जीते? क्यों जीते? क्योंकि हमें उनकी हिस्ट्री पता थी। निकले तो तुम हमसे ही हो। पाकिस्तान निकला कहां से? हमारे से निकला है ना। तो तुम्हारी वीकनेस पता है हमें, तुम कहां मजबूत हो ये भी पता है हमें। तुम्हें हराना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बांग्लादेश के साथ मामला हुआ, बांग्लादेश किससे निकला? पाकिस्तान से निकला या इंडिया से निकला? बांग्लादेश को हराया कि नहीं हराया हम लोगों ने? बांग्लादेश में अपनी सरकार बनवाई कि नहीं बनवाई? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बनवाई। इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमें उन दोनों की कंट्रीज का हिस्ट्री पता हुआ था। हम चीन के साथ क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि हमें चीन की हिस्ट्री नहीं पता थी, इसलिए मार गए। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति किसी को चीट तभी कर सकता है जब आप उसके बारे में कुछ जानते ना हो। समझ में आ रहा है? इतिहास पढ़ने का ये काम है। अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो मारे नहीं जाओगे, मारे जाओगे। समझ में आ रहा है? इतिहास बहुत जरूरी चीज है, पढ़ना चाहिए, है ना, जीने की गारंटी देता है। तुम्हारे अपने पड़ोसी को देख लो ना, जो तुम्हारे घर के जो बगल में पड़ोस वाला आदमी है, तुम्हारे बारे में तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा उसको पता है। पता है तुम्हें बात? तुम कहाँ गई, कितने बजे गई, कितने बजे आई, इसको इस बात की जानकारी तुम्हारे मम्मी पापा ले पता है ना? पता है? क्यों पता है? क्योंकि इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें, पड़ोसी है हमारा, है ना। इतिहास पता होना चाहिए। तुम्हारे बारे में तो मम्मी पापा को ज्यादा पता होगा उनको। ध्यान रखना इस बात को। एक स्पाई कैमरा तुम्हारे ऊपर चल रहा है। अरे तुम कभी ऐसे घूमते हो, किसी लड़के के साथ मिल जाओ, शाम तक सूचना मिल जाएगा मम्मी पापा, अरे तुम्हारी फलाने लड़की आज हम देखे कहीं घूम रही थी। तुरंत सूचना मिलती है। कैसे पता चलता है? सूचना तंत्र बहुत बढ़िया उनका। ठीक है, आगे देखो। ये बात समझ आई? तो ये हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए समझ में आ गया? इसलिए पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, अब फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है?
उस व्यक्ति का नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये कौन है? मेगास्थनीज का नाम सुना तुम लोगों ने? नहीं सुना? तुम्हारा नाम क्या है बालक? दिव्या। मेगास्थनीज का नाम सुना है कभी? सुना। मेगास्थनीज, ओके। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना है? नहीं सुना, ओके। सिकंदर का नाम सुना है क्या? सिकंदर का नाम सुना है क्या? हाँ हाँ। अलेक्जेंडर का नाम सुना है? वो हो गया अलेक्जेंडर द ग्रेट। समझो बात। मेगास्थनीज, सेल्यूकस एंड सिकंदर। सिकंदर जो है यूनान का एक बेहतरीन सेनापति है, कमांडर इन चीफ, बेहतरीन लड़ाका है, दुनिया का एक ऐसा शासक है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है। सिकंदर के बारे में ऐसा कहा जाता है। सिकंदर यूनान का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। इसके फादर फिलिप सेकंड के नाम से जाने गए। फिलिप सेकंड की हत्या सिकंदर ने खुद की, राइट। मात्र 25-26 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर राज कर लिया सिकंदर ने, पूरी दुनिया के सारे मुल्कों को हरा दिया सिवाय भारत को छोड़ करके। क्लियर हुआ? पूरी दुनिया का शासक बना सिकंदर, और बहुत कम उम्र में सिकंदर की डेथ हो गई। ठीक। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर दुनिया का एकमात्र ऐसा रूलर था जिसका जन्म किसी और प्लेस पर, यानी कि किसी और मुल्क में, पालन पोषण किसी और मुल्क में, है ना, डेथ किसी और मुल्क में, और अंतिम जो लास्ट में जो क्रिमिनेशन होता है, यानी कि अंतिम संस्कार जो होता है, वो किसी अलग मुल्क में किया गया। यानी कि जन्म अलग मुल्क में, मृत्यु अलग मुल्क में, और अंतिम संस्कार इसका अलग मुल्क में हुआ। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, ऐसा किसी रूलर के साथ में नहीं मिलता। ठीक। सिकंदर के बारे में बात और कही गई है, इसको तुम लोग जानते होगे। सिकंदर ने कहा था कि अपनी मृत्यु के समय उसने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, अपने सेनापति को ऑर्डर किया था उसने, सेल्यूकस निकेटर को, कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरी अर्थी को कंधा देने वाले ये 4 जो वैद्य लगे हुए हैं, इन्हीं वैद्यों को बोलना, जो डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर को बोलना ये हमारी अर्थी को कंधा दें। और मैंने दुनिया में जितना भी धन कमाया है, जो भी धन लूटा है, वो सारे के सारे धन जिस रास्ते से हमारी अर्थी निकले, जनाजा निकले, पूरे के पूरे रास्ते को धन से ढक देना, सोने और चांदी से। और जब हमारा जनाजा निकल रहा हो तो हमारे दोनों हाथों को ओपन कर देना, खुला कर देना, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि मैं दुनिया के समस्त, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से घिरा हुआ था। दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधियां, यानी कि मेडिसिन, और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स से मैं चारों तरफ घिरा हुआ था। इसके बावजूद मैं सेकंड बाय सेकंड मर रहा था। यानी कि अगर आपकी मृत्यु होनी है तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको बचा सके। डॉक्टर्स ये मैसेज देंगे। ठीक। और जो हमारा जनाजा जाए तो हमारे हाथ को ओपन इसलिए रखा जाए कि जब सिकंदर आया था तो खाली हाथ आया, और जब गया तो खाली हाथ गया, क्योंकि दौलत यहीं पर गई, सारा का सारा दौलत यहीं पर। ये मैसेज देना चाह रहा था, यानी कि कुछ ऊपर नहीं जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। इस सिकंदर का अपना आखिरी मैसेज था। लेकिन सिकंदर सच में एक वॉरियर था, एक बेहतरीन योद्धा था, इसमें कोई डाउट नहीं, रत्ती भर डाउट नहीं है। सिकंदर को जब पढ़ेंगे तो बताएंगे और बहुत सारी कहानियां। हाँ, सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा गया, सेल्यूकस निकेटर कहा गया, मेगास्थनीज का। हाँ बता रहा हूं। सिकंदर की डेथ हुई तो कोई ना कोई तो सक्सेसर रहना चाहिए था ना यूनान में, उत्तराधिकारी आएगा ना कोई, राइट। तो सिकंदर की डेथ के बाद जो यूनान का अगला शासक बना वो सेल्यूकस निकेटर ही बना। क्लियर हुआ? यानी कि जब ये यूनान में इसकी डेथ होती है तो कोई ना कोई तो उस गैप को फिल करने के लिए आएगा ना। सिकंदर का महान सेनापति था ये। जब सिकंदर राजा हुआ करता था यूनान का, तो सेल्यूकस उसका महान सेनापति था, यानी कमांडर इन चीफ था। क्लियर हुआ? लेकिन जब सिकंदर डेथ कर गया तो अगला शासक कौन बना? सेल्यूकस निकेटर बना। ओके।
सेल्यूकस निकेटर, क्लियर, ध्यान से समझना। सिकंदर ने अपनी जिंदगी में एक सपना देखा था कि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, लेकिन भारत ने ऐसा होने दिया था क्या? उसके सपने को पूरा होने दिया था क्या? नहीं होने दिया था, क्योंकि सिकंदर भारत नहीं जीत पाया था। सिकंदर के इस सपने को सेल्यूकस निकेटर पूरा करना चाह रहा था। सेल्यूकस निकेटर इस बात को पूरा करना चाह रहा था कि सिकंदर के जीवन में सिर्फ भारत ही एक ऐसा मुल्क है, गोल्डन स्पैरो जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं हम लोग, वही एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसे सिकंदर जीत नहीं पाया। अब क्योंकि हमारे यहाँ के सम्राट रहे नहीं, तो उनके सम्राट, हमारे सम्राट के सपने को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती है, क्योंकि अगला शासक मैं हूं। यानी कि मैं सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करूंगा और अपने सम्राट सिकंदर के सपने को पूरा करूंगा। यानी कि अगला शासक कौन बना? सेल्यूकस निकेटर। कहां का? यूनान का। सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में रहने वाला जो फिलोसोफर है उसका नाम है मेगास्थनीज। उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। ये फिलोसोफर है, उसके दरबार का माइंड। जितने भी इस दुनिया में रूलर हुए हैं वो सारे के सारे रूलर्स अपने साथ एक बेहतरीन माइंड लेकर के जरूर आए। जैसे महमूद गजनवी जब भारत में इन्वेजन करने के लिए आया था तो अल बरूनी को साथ में लेके आया था। अल बरूनी दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम स्कॉलर जिसने संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा। समझ में आया? दुनिया का पहला मुस्लिम स्कॉलर किसके साथ भारत में आया? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी बाहुबल से मजबूत था, लेकिन बुद्धिबल से नहीं। बुद्धिबल से कौन मजबूत होते हैं? इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। और वो कौन था? अल बरूनी, राइट। जब मोहम्मद गोरी भारत में इन्वेजन करने के लिए आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को साथ में लेके आया, जिनकी दरगाह अजमेर में, उनके साथ आया था भारत में। समझ आया? जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को साथ में लेके आया, जिसके याद में कुतुब मीनार बनाई गई दिल्ली के मेहरौली में। बनाई गई। ठीक उसी तरह से जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने भी अपने कोर्ट में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जगह दी, सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल की। दुनिया में ऐसा कोई रूलर नहीं है जिसने अपने कोर्ट में, यानी कि ऐसा कोई शासक नहीं है जिसने अपने कोर्ट में एक बुद्धिजीवी को जगह न दी। अकबर 9 रत्नों से गिरा हुआ था, कृष्णदेव राय 8 नवरत्नों से गिरे हुए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज 9 रत्नों से गिरे हुए थे, यानी कि 9 स्कॉलर थे उनके कोर्ट में। ऐसा कोई शासक नहीं था जिसके दरबार में फिलोसोफर ना रहते हों। ठीक उसी तरह से सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में कौन रहता था? क्लियर हुआ? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, ये लगभग यूनान का एरिया मान लो, और ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग उस समय मगध कहते थे। मगध इक्वल टू बिहार, है ना? ये है यूनान। इसी रूट से होते हुए इन लोगों को भारत में अटैक करना था। सिकंदर जब भारत पे अटैक करने के लिए आया था तो वो इधर वाले सारे इलाके को जीत चुका है, उसको इस वाले इलाके को जीतना था। इतना इलाका भी सिकंदर ने जीत लिया, ध्यान रखना। यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका था भारत का, इंडिया का, वो इलाका सिकंदर ने ऑलरेडी जीत लिया है। सिर्फ उसको कहां आना था? भारत की जो सबसे सुप्रीम पावर थी, ये नंदा डायनेस्टी थी। यहां पर कौन सी डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। ये क्या है? यहां का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था धनानंद। नाम सुना है? धनन की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था दुर्धरा। क्लियर हो गया? यानी कि जब सिकंदर इधर से भारत में अटैक करने के लिए आ रहा है तो भारत में नंदो डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उसका नाम है धनानंद। यानी कि सिकंदर ने जब भारत पर इन्वेजन किया, जब आक्रमण किया, तो उस समय भारत का शासक कौन था? धनानंद, नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर। क्लियर हो गया? यानी कि जब मेगास्थनीज ने अटैक किया है तो लास्ट रूलर कौन है? धनानंद। क्लियर? लेकिन धनानंद इतना क्रूर, इतना दुष्ट प्रकृति का राजा था कि धनानंद के, सिकंदर की सेनाओं ने धनानंद के पास आकर के युद्ध करने से इनकार कर दिया। यानी कि सिकंदर की सेनाएं धनानंद की सेनाओं से युद्ध करने से मना कर देती है। सिकंदर की सेनाओं में विद्रोह हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है। उनके सैनिक, यानी कि जितने भी सोल्जर्स थे, वो सारे के सारे अपोज में खड़े हो जाते हैं सिकंदर के। उन्होंने कहा कि अगर आप मारना चाहते हैं तो आप अपनी तलवार निकालिए, हमारी गर्दन काट दीजिए, हम धनानंद की तलवार से अपनी गर्दन नहीं कटाना चाहते। इसका मतलब धनानंद के पास विशाल सेना रही होगी। इसकी सेना से सिकंदर की सेनाएं भयभीत हो गई थी, डर गई थी, और मजबूरन सिकंदर को अपनी सेना वापस लेकर के यूनान जाना पड़ा। और बीच में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बेबीलोनिया, जो कि प्रेजेंट में इराक में है, वहीं पर वो डेथ कर देता है, यानी कि उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद अगला राजा कौन है? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने बताया कि अपने सिकंदर के सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, राइट? सिकंदर
कि डेथ के बाद यूनान का अगला शासक यहां पर कौन हुआ? सेल्यूकस बना। ठीक उसी तरह से धनन, क्योंकि बहुत दुष्ट राजा था बिहार यानी कि मगध का, इस धनन को यहां पर मारने का काम जिसने किया उस आदमी का नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। हाँ, चाणक्य के साथ, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो कि नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, इसको मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में ही मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर हो गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि जिस समय यूनान में सेल्यूकस निकेटर है, अब उसी समय भारत में कौन है? चंद्रगुप्त हो गया। आ रहा समझ नहीं आया? यानी कि समझो सिंपल बात है कि यहां अगर ये डेथ किया है तो यहां को रिप्लेस किसने किया? सेल्यूकस ने। ठीक उसी तरह से, क्योंकि जो धनानंद था यहाँ का राजा, बहुत दुष्ट राजा था, पब्लिक में पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए पब्लिक भी चाहती थी कि मर जाए, और चंद्रगुप्त मौर्य एक हीरोइक पर्सन था, चाणक्य उसका गुरु था, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसको मार दिया। किसको? धनानंद को। धनानंद मरा। धन की बेटी है जिसका नाम है दुर्धरा। दुर्धरा ने भी बहुत सारा रोल प्ले किया चंद्रगुप्त को जिताने में, ध्यान से समझना, जिताने में रोल प्ले किया है। किसने? दुर्धरा ने। क्योंकि दुर्धरा को पता चल गया था कि हमारा फादर बहुत दुष्ट है, और क्योंकि ये बहुत प्रेम करती थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसको पता था कि ये बहुत दुष्ट आदमी है, विलन टाइप का, जैसे अपने यहाँ की मूवीज कई बार जो होता है ना, विलन दुष्ट होता है तो उसकी बेटी को प्यार किससे होता है? हीरो से। ऐसे ही हुआ है, सेम एज इट इज हुआ है। तो और वो बेटी क्या करती थी? हीरो का साथ देती है और पापा को मरवा देती है। एज इट इज सील यहाँ पर, मतलब रियल लाइफ को रियल लाइफ में दिखाया इन लोगों ने। क्लियर हुआ? यानी कि धनंद मारा गया, चंद्रगुप्त मौर्य अगला रूलर हो गया। क्लियर हुआ? यानी कि अब यहां पर कौन है? सेल्यूकस, और यहां पर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब सपना पूरा करना है किसको? सेल्यूकस को। किसका सपना? सिकंदर का। फाइनली सेल्यूकस निकेटर के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। दोनों के बीच में जब आक्रमण हुआ, दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि इधर कौन है? सेल्यूकस निकेटर, इधर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। फाइनली जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यानी कि अटैक किए इसने, तो फाइनली सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, बहुत बुरी तरह से हराया, और सेल्यूकस निकेटर फाइनली अलायंस करने के लिए मजबूर हो गया। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि हम तुम्हारे साथ संधि प्रस्ताव रखते हैं, यानी कि अलायंस करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ संधि करो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई, दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी साइन की गई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ डिमांड की। क्या डिमांड की? कुछ बातें हैं जो डिमांड में थी। क्या? कि ध्यान से समझना, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनन को मारने के बाद उसकी बेटी दुर्धरा के साथ विवाह कर लिया है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। उसके बाद ये युद्ध हुआ है। ठीक, फाइनली सेल्यूकस निकेटर हारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि तुम अगर ट्रीटी साइन करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बेटी हेलेना का मैरिज करना पड़ेगा मेरे साथ में। ये हेलेना कौन है? हेलेना इक्वल टू कार्नेलिया, चाहे हेलेना कहें चाहे कार्नेलिया कहें, दोनों सेम नेम है, यानी कि उसके दो नाम थे, एक कार्नेलिया और एक हेलेना। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हारा है या नहीं हारा है? हारा है। ओके, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम है हेलेना, उसी का दूसरा नाम है कार्नेलिया, हेलेना का ही दूसरा नाम है कार्नेलिया। क्लियर हुआ इतना? ओके, तो सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अगर ट्रीटी साइन करना चाहते हो तो पहली ट्रीटी ये होगी हम दोनों के बीच में कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगे, यानी कि मैरिज अलायंस होगी। ऑलरेडी दुर्धरा की शादी हो चुकी है, ध्यान रखना। दुर्धरा बेचारी बड़ी परेशान हो गई, चाणक्य के पास आई, महाराज ये क्या हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़े बुद्धिजीवी वही थी, इंटेलेक्चुअल। मैंने इसको पाने के लिए अपने पापा को मरवा दिया और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहा है। चाणक्य क्योंकि बहुत बेहतरीन माइंड के आदमी थे, उन्होंने कहा बेटा परेशान होने की बात नहीं है, चंद्रगुप्त तुम्हारा ही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज है, डिप्लोमेट तरीके की मैरिज की जा रही है, चंद्रगुप्त सिर्फ तुम्हारी रहेगी। तो दुर्धरा उसकी बातों में आ गई, किसकी? चाणक्य की, है ना, वो उसकी अपनी डिप्लोमेसी। तो हेलेना या कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मैरिज किया, विवाह हुआ दोनों के बीच में। ये भारत में होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज है। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज किसके किसके बीच में हुई? हाँ, चंद्रगुप्त और हेलेना के बीच में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। इसी ट्रेडिशन को आज हमारे यहां बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया।
लाइक निक जोन्स एंड प्रियंका चोपड़ा, इंटरनेशनल मैरिज नहीं हुई है क्या? हुई। शोएब मलिक एंड सानिया मिर्जा, नहीं हुई। एक पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, हो गया ना इंटरनेशनल अब तो। अच्छा ये बताओ, ये सच में भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज है क्या? हाँ, श्रीलंका का राजा कौन था? रावण। राजस्थान के मंडौर की रहने वाली थी मंदोदरी। दोनों के बीच में भी तो मैरिज अलायंस हुआ है, दोनों की शादी हुई है कि नहीं? तो वो फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज क्यों नहीं है? ये क्यों है? नहीं, श्रीलंका अखंड भारत था। एक टाइम था कि जो श्रीलंका था वो अखंड भारत का पार्ट था, लेकिन यूनान का कभी भारत का पार्ट रहा है? कभी नहीं रहा है। लेकिन श्रीलंका भारत का पार्ट रहा है अखंड भारत में। यानी कि भारत के अलावा भी एक भारत की सुपरलेटिव डिग्री और है जिसे हम लोग अखंड भारत कहते हैं। हाँ, अखंड भारत क्या होता है? हाँ, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, बर्मा यानी कि म्यांमार आज का बांग्लादेश, आज का थाईलैंड, ये जितनी कंट्रीज हैं सारे जब मिला देते हैं दैट इज अखंड भारत। उसमें साथ में इंक्लूड कर देते हैं श्रीलंका भी, तो वो अखंड भारत है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज किसके किसके बीच में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच, है ना? नेक्स्ट, और क्या है इसमें? एक तो कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन यानी कि ये सारी डिमांड कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। किससे कर रहा है? सेल्यूकस निकेटर से। क्यों कर रहा है हेलेना से शादी वो, जब ऑलरेडी दुर्धर इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास है? तो हाँ, जब हम अपनी बहन या बेटी का विवाह किसी व्यक्ति के साथ कर देते हैं, जैसे मैंने अपनी बहन का विवाह किसी व्यक्ति के साथ किया, तो हो गया बहनोई। अब भाई साहब, बहनोई साहब चाहे आम बोले चाहे इमली बोले, सरकार जो कह रहे हो सब सही कह रहे हो। हमारे खून में कमी आ गई है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ किया है। हम तुम्हारे साथ कुछ अभी ऊंचा नीचा कर देंगे, तुम बहन के साथ करोगे, और तुम बहन के साथ करोगे, बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे तो हत्या कर देंगे, बेमतलब में दिक्कत हो जाएगी। खून में कमी नहीं आई है, क्योंकि हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, उसको दिक्कत महसूस नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसलिए आम का इमली इमली काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ। दूसरा कौन होता तो काम कर देते अब तक उसका। मतलब हम अपनी बहन से प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेल्यूकस निकेटर शादी के बावजूद फिर चंद्रगुप्त के ऊपर अटैक करता, तो चंद्रगुप्त को कितना टाइम लगता है हेलेना के ऊपर अटैक करने में? वो डरा बैठा है कि नहीं? इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये मार देगा। क्या? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। पहले चाणक्य अगर कोई ट्रीटी साइन कर रहा है, पागल थोड़ा है वो, लोगों का हिस्ट्री पहले पता करता है उसके बाद साइन करता है। वो समझता था कि सेल्यूकस निकेटर अपने जीवन में अपनी हेलेना से बहुत प्रेम करता है, तभी ऐसी डिमांड हुई है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। अरे नाजायज संतान थोड़े है सेल्यूकस निकेटर की, एकमात्र पुत्री है खाली हो हेलेना, एकमात्र चाइल्ड है उसकी, तो प्रेम नहीं करेगा उससे? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट डिमांड क्या है? इसलिए शादी हुई है ताकि इस बात की गारंटी प्राप्त हो सके कि जब चंद्रगुप्त पूरे भारत को अपने पार्ट में मिला रहा हो, तब इधर से सेल्यूकस प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, हम बिना किसी प्रॉब्लम को पूरे इंडिया को कवर कर सकें। पता लगे इंडिया साउथ इंडिया को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, उधर से मैं सेल्यूकस आ गया मार करने, तो कैसे हो पाएगा? इस बात, हेलेना के साथ शादी इस बात की गारंटी थी कि सेल्यूकस की प्रॉब्लम यहां से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तब से लेकर के मतलब एक लंबे टाइम तक यूनानी जो इन्वेडर्स थे वो रुक गए थे, यूनानी आक्रमण हुए ही नहीं एक लंबे टाइम तक भारत में। समझ में आया? इसीलिए अशोक ने इतना लंबा साम्राज्य बनाया अपना, सबसे बड़ा साम्राज्य है अशोक का। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक है, यानी कि चंद्रगुप्त का ग्रैंड चाइल्ड है कौन? अशोक, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया। क्यों बना पाया? क्योंकि यूनानी इन्वेडर थे वो रुक गए थे। किसकी वजह से? चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगली डिमांड क्या थी? आपको 4 स्टेट देने पड़ेंगे। वो 4 स्टेट कौन से हैं? काबुल, कंधार, मकरान एंड हेरात। तुम्हें दहेज में देना पड़ेगा। शादी कर रहे हो ना, दहेज कौन देगा? दहेज भी देना है। और वो ये 4 स्टेट वो थे जिन इन्हीं 4 स्टेट को जीतने के लिए सिकंदर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अपनी पूरी जिंदगी, बहुत बड़े बड़े स्टेट थे, काबुल, कंधार, काबुल का मतलब, काबुल और कंधार का मतलब पूरा का पूरा अफगानिस्तान, हेरात पूरा सीरिया, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात,
ये 4 स्टेट चाहिए। ये स्टेट ऐसे थे जो कभी सिकंदर ने उन्हें पूरी ताकत लगा करके जीते थे। दुनिया को चाणक्य ये मैसेज देना चाह रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारा तुम्हारे सिकंदर से बड़ा योद्धा है, बड़ा वॉरियर है। कैसे? तुम्हारा सिकंदर इन 4 स्टेट को जीतने के लिए पूरी जिंदगी लगा दिया और मर गया। हमारा चंद्रगुप्त एकमात्र युद्ध किया और सारा का सारा छीन लिया। सोचो, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी वाले ना होते तो पूरी दुनिया में आज हम राज कर रहे होते, क्योंकि हमारी फिलॉसफी है, हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, इसलिए किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर हमने इस तरह का अपना थ्योरी बनाया होता कि हमें पूरी दुनिया को जीतना है सिकंदर की तरह, तो आज पूरी की पूरी दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य के झंडे के नीचे होती, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। लेकिन एकमात्र युद्ध किया, सारे के सारे स्टेट छीन लिए तुमसे। सोचो, इससे दुनिया को यह मैसेज था, आने वाले इतिहास को यह मैसेज देना था कि सिकंदर से बड़ा वॉरियर है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा, तुम्हारा मेगास्थनीज चाहिए। कौन चाहिए? तुम्हारा मेगास्थनीज चाहिए। सेल्यूकस यहां घबरा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य से अगर कोई आचार्य चाणक्य को मांग ले तो चंद्रगुप्त दे पाएगा क्या? क्योंकि आचार्य चाणक्य ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, मगध का राजा बनाया, है ना? सबसे बड़ा बुद्धि वही था, है ना? ठीक उसी तरह की सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य की थी, एज इट इज कंडीशन सेल्यूकस निकेटर के लिए मेगास्थनीज की थी। उसने कहा सब कुछ ले लो लेकिन मेगास्थनीज मत लो। आचार्य चाणक्य ने कहा डिमांड कंप्लीट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, नहीं तो अटैक के लिए तैयार हो। मेगास्थनीज को जबरदस्ती लेके आएंगे फिर और तुमको मार के ले आएंगे। मजबूरी में सेल्यूकस निकेटर को मेगास्थनीज को देना भी पड़ा। चाणक्य मेगास्थनीज को क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो जानता था कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास मैंने लिखा तो आने वाली पीढ़ियां इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी। तो गुरु था तो चेले का इतिहास तो बढ़िया लिखना ही था। अगर एक हमारा दुश्मन का व्यक्ति हमारे देश का इतिहास लिखे तो आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को इस बात पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त को जैसा मैं चाहता था वैसा ही दिखाया गया। समझ में आ रही बात? यानी कि व्यक्ति की औकात दोस्त, तुम्हारे दोस्त कितने इससे नहीं पता चलता है, व्यक्ति की औकात तब पता चलती है कि तुम्हारा दुश्मन किस लेवल का है। समझ में आ रहा है ना? और दुश्मन तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो फिर क्या बात है। चाटुकार लोग तो प्रशंसा करते ही हैं। लड़कों की एक बड़ी शानदार अदा होती है, लड़की को अपने गिरफ्त में लेने की, बेवजह की तारीफ करना, बहुत खूबसूरत, वाह कितना बेहतरीन ड्रेस पहना आपने, इस तरह का फालतू उल्टा सीधा जोक मारते। लड़कियों की बातें बड़ी पसंद आती। अच्छा हम ही हैं लगता हूर की परी इसके अलावा कोनो है ही नहीं। बहुत बढ़िया लड़का है, तारीफ कर रहा हमारी, है? ऐसा है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ऐसा नहीं होता है? कई बार होता है ऐसा। हम क्या बता रहे थे, हम भूल गए। मतलब जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा मेगा मतलब आपका दुश्मन करने लगे तब इसका मतलब है कि वास्तव में आप ओरिजिनल पर्सनालिटी हैं। हाँ हाँ हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, बाबर और राणा सांगा, नाम सुना है? बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ का एक बेहतरीन योद्धा था। बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का बैटल हुआ था। उस खानवा बैटल में वास्तव में बाबर की जीत हो गई थी, लेकिन बाबर जो था अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में राणा सांगा से बड़ा योद्धा नहीं देखा। जबकि दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ है। और बाबरनामा अपनी किताब में, ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा उसकी, बाबर की, उसमें लिख रहा है वो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में राणा सांगा से बड़ा योद्धा नहीं देखा आज तक। इसका मतलब जब बाबर बोल रहा है अपने सबसे बड़े शत्रु के बारे में तो इसका मतलब उसमें कोई बात तो जरूर रही होगी। ठीक उसी तरह से तब तो एक्सेप्ट करेंगे ना आप इस बात को, है ना? इसलिए मेगास्थनीज को लाना है, क्योंकि मेगास्थनीज से भारत का इतिहास लिखवाना है। चाणक्य भारत का इतिहास लिखेगा तो आने वाली पीढ़ियां डाउट कर सकती हैं, लेकिन जब मेगास्थनीज भारत का इतिहास लिखेगा तो आने वाली पीढ़ियां डाउट कम करेंगी, क्योंकि दुश्मन का आदमी लिखा है। समझ है? तो मेगास्थनीज इंडिया आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम है इंडिका। नहीं भाई, जो दार्शनिक होते हैं उनको अपने काम से मतलब होता है, उनको अपने काम से मतलब होता है, वो किसी के भी कोर्ट में रहें। तुम आईएएस हो गई, तुम्हें सरकार की नौकरी करनी है, चाहे झारखंड में करवाओ चाहे यूपी में करवाओ,
बात इसकी नहीं है। तुम नौकरी करने वाले आदमी हो, तुम किसी से भी तुम किसी की भी नौकरी करो, उसको नौकरी करनी थी, उसको भी सेल्यूकस से पैसा लेना था, चंद्रगुप्त मौर्य से भी पैसा लेना था। तुम चाहे सेल्यूकस निकेटर का इतिहास लिखाओ या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास लिखाओ, डजंट मैटर, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसे से मतलब, सिंपल बात। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते हुए एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है किताब का? इंडिका। ये इंडिका जो किताब है मेगास्थनीज की, ये एक ऐसी किताब है और भारत की पहली किताब है जिसमें भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में, भारत के कास्ट सिस्टम के बारे में, भारत के वर्ण सिस्टम के बारे में, भारत में महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, प्रशासन कैसा है, इन सारी बातों का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में किया है। और मेगास्थनीज ही पहला व्यक्ति है जो जिसने पहली बार भारत को इंडिया शब्द से रिप्रेजेंट किया। समझ में आया? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईन है, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत के दो ऑफिशियल नेम हैं, एक नाम भारत, दूसरा नाम इंडिया। हिंदुस्तान भारत का ऑफिशियल नेम नहीं है, इसीलिए लिखा जाता है मेड इन इंडिया या मेड इन भारत लिखा जाता है। कभी ऐसा नहीं देखेंगे आप कि मेड इन हिंदुस्तान या मेड इन आर्यावर्त, ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों ऑफिशियल नेम है। कौन कौन से? भारत और इंडिया। भारत अलग नाम, भारत नाम अलग वजह से पड़ा, और इंडिया नाम देने वाला जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है मेगास्थनीज। इंडिका में, यानी कि भारत को इंडिया जिसने रिप्रेजेंट किया, भारत को इंडिया जिसने कहा, वो पहला व्यक्ति कौन है? मेगास्थनीज। वो पहला व्यक्ति है मेगास्थनीज जिसने भारत को इंडिया से संबोधित किया, और यही इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में दिखाई देता है। इंडिया, हाँ, प्रस्तावना में भी दिया है। हाँ, भारत और इंडिया उसमें भी दिया हुआ है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भी है। हम भारत के लोग, जब इंग्लिश वाला करते हैं तो क्या होता है? हाँ, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, इसे लिखा हुआ। क्लियर हो रहा है ना? तो मेगास्थनीज ने पहली बार भारत के बारे में लिखा, इस वजह से फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है किसे? मेगास्थनीज। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। समझ में आया? नहीं।